तो जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आने वाली हूँ। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा है, ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। ऐसे में अगर आपसे कहूँ मैं सब कुछ बहुत डिटेलिंग में पढ़ो, ठीक है, सब कुछ डिटेल में सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो, सारे पीवाईक्यू को एनालाइज करो, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आई नो दैट वेरी वेल। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपके हिस्से की थोड़ी सी मेहनत कर दी है। मैं क्योंकि कई सालों तक मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा जेआरएफ हुआ, तो उस जर्नी के दौरान मैं हर साल नए नए क्वेश्चंस के साथ चीज़ों को अपडेट करती थी कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन सा नया पैटर्न बन रहा है। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखते देखते मैंने कुछ चीज़ों को एनालाइज किया कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है और उन टॉपिक्स को कवर करने से हमारे मार्क्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। यानी कि जो आपका सिलेबस है एनटीए ने दिया है वो तो आपको करना ही करना है, नो डाउट, बट कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा करना है, कुछ चीज़ों को कम करना है और कुछ चीज़ों को छोड़ने का रिस्क भी हम ले सकते हैं, क्योंकि 100 में से 100 किसी के सही नहीं होने वाले, राइट। तो देखेंगे हम अभी आज जो करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करने हैं। ये 25 टॉपिक करने से अगर आपका नेट नहीं हो पा रहा है तो नेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके 20-30 नंबर कम आ रहे हैं तो यहाँ से बढ़ने की संभावना है। और अगर आपका नेट हो रहा है बार बार और जेआरएफ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से जेआरएफ होने की संभावना है सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करने से। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस क्लास। नाउ अब हम देखेंगे पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू के बेस पर, ठीक है, जो कि मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर आगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लगभग इसमें हमारे लगभग 3 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। अभी कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो 5 क्वेश्चन लगभग क्रोनोलॉजी से हमारे पूछे जाते हैं। अब देखिए, क्रोनोलॉजी तो आती है, कैसी आती है उसको भी समझेंगे अभी। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर अरेंज इवेंट्स, कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, जिनको हमें सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे कि गांधीयन एरा की अगर बात की जाए तो गांधी जी कब वापस आए, कब उन्होंने साबरमती आश्रम खोला, ठीक है, कब उन्होंने कौन सा प्रोटेस्ट किया, कब उन्होंने कौन सा प्रोटेस्ट उनका फेल हो गया, चौरी चौरा कांड कब हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। और फिर इसके अलावा गांधी जी ने कौन कौन से सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, गोलमेज सम्मेलन में कौन से वाले में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद कौन सा चीज़ें हुई। ये सारी की सारी चीज़ें जो इवेंट्स में पूछी जाती है, एक तो घटनाएं, इसके अलावा बहुत सारे राजा, ठीक है, इसके अलावा उनकी वंशावलियां, या फिर कई बार यहाँ पर जो बुक्स होती हैं उनके भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे जाते हैं कि ये वाली बुक पहले आई या ये वाली पहले आई, ठीक है, ये वाले राजा पहले थे, ये वाले राजा पहले थे। इसके अलावा वंशावलियाँ, यानी कि पूरी की पूरी डायनेस्टी पूछी जा सकती है कि कौन सी डायनेस्टी किस डायनेस्टी के बाद आई और एक ही डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से राजा कब कब आए। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि जितनी भी हमारी डायनेस्टीज हैं, जितनी भी, वो सारी की सारी डायनेस्टीज, चाहे वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट होकर के प्री मॉडर्न तक की डायनेस्टीज हो, इंडिया के अलग अलग रीजन में जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, फिर चाहे वो नंदवंश हो, ठीक है, उसके बाद आते हैं मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के बाद में फिर पोस्ट मौर्यन, ठीक है, जिसमें हमारे स्पेशली आते हैं पोस्ट मौर्यंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि शुंगा डायनेस्टी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आती है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के बाद धीरे धीरे फिर और बहुत सारी डायनेस्टीज में बढ़ जाते हैं, फिर हर्षवर्धन की डायनेस्टीज आती है, फिर रीजनल किंगडम्स आती हैं। ये सारी डायनेस्टीज की आपको एक लिस्ट बनानी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इनकी क्या करनी है, आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। लगभग हमारे पास 40-50 डायनेस्टीज हो जाएंगी, ठीक है। और इन सारी डायनेस्टीज के सारे रूलर्स को एक एक करके बनाने हैं, यानी आपको इसमें लगभग एक पेज पर आपके 3-4 डायनेस्टीज हो जाएंगी। तो यानी लगभग आपको यहाँ पे 7-8-10 पेजेस का काम करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, ये काम आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। मैंने किया है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। ये आपको करना है, सारी की सारी डायनेस्टीज उठानी है, उनके नाम लिखने हैं और उस डायनेस्टीज में आने वाले सभी राजाओं के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नाम लिखने हैं, पहला काम। दूसरा, डेटिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस, कि कौन कौन से स्रोत हमें कब मिले, ये बुक्स वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डायनेस्टीज जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, मैच इवेंट विद करेक्ट डेट और पीरियड। तो इसमें कई बार ऐसा आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, वो किस वंश से था, और यहाँ पर मल्टीपल राजाओं के नाम है, मल्टीपल वंशों के नाम है, आपको सही के साथ सही मैच करना है, ऐसे आ सकता है। या कौन सी घटना किस ईयर में हुई, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे गांधी जी हैं, भारत में कब आए, ठीक है, तो ये डेट हो सकता है। गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने
साबरमती आश्रम कब ओपन किया, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि गांधी जी भारत कब आए, उन्होंने कौन सा आश्रम कब खोला, भारत की यात्रा कब की, उसके बाद में उन्होंने पहला जो उनका सत्याग्रह था कब हुआ, और उसके बाद खेड़ा आंदोलन कब हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उल्टी सीधे करके मैच करके दी होंगी, आपको सही सीक्वेंस में लगानी होंगी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। अब देखिए पिछले सालों के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये भी नंबर्स आपको दिख जाएगा इसमें। ये देखिए जून 2020 में यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। दिसंबर 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जून 2021 में फिर से 3 क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में 4 क्वेश्चन, जून 2022 में 3 क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में 4 क्वेश्चन, जून 2023 में 3 क्वेश्चन, उसके बाद दिसंबर 2023 में 4 क्वेश्चन, जून 2024 में 4 क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में 3 क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ से 2 लाइन्स मिस हो गई, मैं बता देती हूँ। उसके बाद है यहाँ पर जून 2025 में 4 क्वेश्चन और दिसंबर 2025 में 5 क्वेश्चन। ठीक है, इतनी ज़्यादा इसकी वेटेज रहती है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हो, अगर आप 4 क्वेश्चन बाकियों से बेहतर कर लेते हो, आपके 8 नंबर बढ़ जाते हैं सिर्फ एक काम करने से। अभी 24 काम बाकी हैं करने को, सो बी रेडी। अब देखिए दूसरा है मैचिंग। ठीक है, इसमें हिंदी को ट्रांसलेशन को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। अब मैचिंग में क्या होता है, पहले तो हमने देखा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो भी मैचिंग वाला ही था, हालांकि वो इसमें भी आ जाता अगर उसमें सिर्फ डेट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर क्रम पूछा जाते हैं तो फिर वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है। क्रम के अलावा और भी कुछ चीज़ें हों, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, इसके अलावा कौन सी घटना कौन से राजा से जुड़ी हुई है, कौन सा युद्ध में कौन जीता था, कौन से युद्ध में सेनापति कौन था, इस तरह के सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे मैचिंग वाले टॉपिक्स में। देखो बुक्स एंड ऑथर सबसे ज़्यादा इसमें रूल करता है। कैपिटल और सिटी, कौन कौन से कैपिटल के, मतलब कौन कौन से डायनेस्टीज के कैपिटल कौन थे, और अभी कुछ टाइम से पूछा जा रहा है मॉन्यूमेंट्स पे। मॉन्यूमेंट्स की भी आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं ही करवा दूंगी ये काम। तो इसमें पूछे जाते हैं कुछ समय से मुगल के बागों पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि ये वाला बाग किसने बनवाया था, वो वाला बाग किसने बनवाया था। ठीक है, लगभग मैं 4 अटेम्प्ट से देख रही हूँ ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बाग वाला। इसके अलावा इवेंट, ईयर, पर्सन और आइडियोलॉजी की कौन सी विचारधारा से कौन जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर जो हिस्टोरियोग्राफी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इतिहास लेखन वाले, वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, एंड देन टर्म और मीनिंग कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, किस पदाधिकारी का क्या मतलब होता है, यानी कि कौन सी पोस्ट, स्पेशली मौर्यन में, मुगल्स में और विजयनगर में। ठीक है, कि कौन सा पोस्ट पर कौन सा व्यक्ति था, पर्सन, और उसको क्या कहा जाता था। जैसे कि पौताध्यक्ष कौन होते थे, अक्षपटलाध्यक्ष कौन होते थे, आमिल कौन होते थे, मीर बख्शी कौन होते थे। ठीक है, तो इन सब के नाम पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा हमने देखा मैचिंग। अब देखो इसका ट्रेंड कितना तगड़ा है, आप लोगों को समझ आएगा इसके इंपॉर्टेंस। देखो जून 2020 में पूछे गए हैं 8 क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में पूछे गए हैं 9 क्वेश्चन, जून 2021 में 8 क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में 9 क्वेश्चन, जून 2022 में 7 क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में 8 क्वेश्चन, जून 2023 में 9 क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में 8 क्वेश्चन, जून 2024 में 9 क्वेश्चन और दिसंबर 2024 में 8 क्वेश्चन। उसके बाद जून 2025 में 7 क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में 8 क्वेश्चन। तो लगभग हमारे 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ इस जगह से आने वाले मैचिंग से। अब ध्यान से सुनो मैचिंग में क्या क्या करना है, इसमें फिर भी कम चीज़ें बताई हैं, मैं बताती हूँ आपको मैचिंग में कौन कौन सी चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। तो मैचिंग में आपको ध्यान रखना है बुक्स एंड ऑथर्स, एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होती है पद और पदाधिकारी, पोस्ट एंड पर्सन। इसके अलावा होते हैं की टर्म्स, हर डायनेस्टी से कुछ जुड़े हुए की टर्म्स होते हैं। ठीक है, एंड मॉन्यूमेंट्स यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो किस किस ने कब कब बनवाए। ओके, इसके अलावा भक्ति और सूफी में से विचार भी पूछे जाते हैं, भक्ति एंड सूफी और हिस्टोरियोग्राफी। बुक्स एंड ऑथर्स में से
बुक सभी तरह की, एंशियंट में, मिडाइवल में, मॉडर्न में। ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से कौन से लोग थे। एंड वर्क एंड लीडर, यानी कौन सा काम कौन से लीडर के द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसमें कौन हो सकते हैं, इसमें वाइस राइज हो सकते हैं, अंग्रेजों के ज़माने के जो वाइस राय थे, लॉर्ड थे, वो हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर हो सकते हैं, ये सभी इसके मेंबर हो सकते हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से लोग कौन कौन से सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए थे, कौन कौन से लोग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा कौन कौन से वाइसराय के समय में कौन कौन से काम हुए थे। एंड इनके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ से जुड़ी हुई थी। जैसे कि आत्मीय सभा किससे जुड़ी हुई थी, रामकृष्ण परमहंस मिशन जो था वो किससे जुड़ा हुआ था। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनकी विचारधाराएं क्या थी। ठीक है, आइडियोलॉजीज यहाँ पे नहीं लिखा ना, विचारधाराएं, तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। यहाँ से इतना करने से आपके 8, 9, 10 नंबर तक आपके जगह बना सकते हैं एग्जाम में। अब आगे आते हैं, हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, अब है बुक्स एंड ऑथर्स। ये तो किसी कीमत पे नहीं भूलना। सभी बुक्स एंड ऑथर्स के एक बहुत तगड़ी, बहुत शानदार लिस्ट बना लेनी है। एंशिएंट के में भी क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया था आपको डायनेस्टीज के लीडर्स की क्रोनोलॉजी बनानी है, वैसे ही हर डायनेस्टी से जुड़ी हुई बुक्स की लिस्ट बनानी है। जैसे मुगल के समय में कौन कौन से बुक्स लिखे गए, किस किस के द्वारा लिखी गई, कौन कौन सी भाषा में लिखी गई। ठीक है, वैसे दिल्ली सल्तनत में अलग अलग समय पे कौन कौन सी लिखी गई, इल्तुतमिश के समय पे कौन सी बुक लिखी गई, फिरोज शाह तुगलक के समय पे कौन सी बुक्स लिखी गई, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे कौन सी चीज़ें लिखी गई। ठीक है, इनकी लिस्ट बनाएंगे आप। तो समय रहा तो ये सब मैं भी करवा दूंगी, बट उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज बिना सपोर्ट के इतनी मेहनत मैं अगर कर रही हूँ तो मुझे भी उसके बदले में मोटिवेशन थोड़ा चाहिए। यही रीज़न था कि पिछली वीडियो जो थी आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से शेयर नहीं की, इसलिए दूसरी वीडियो लाने में मुझे समय लगा। खैर, अब यहाँ पर देखते हैं हम। जैसे एंशिएंट में एग्जाम्पल के लिए अर्थशास्त्र है, इंडिका है, मुद्रा राक्षस है। ठीक है, ये तो है ही। अब इनके अलावा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, जैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने क्या और भी कुछ लिखा था, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मुद्रा राक्षस के लेखक को याद नहीं रखना, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है और उन्होंने और क्या क्या लिखा। इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री स्टडी। ठीक है, जो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन और उसके आंसर तक सीमित ना रह करके उस क्वेश्चन के भी 360 डिग्री एंगल घूम लेते हो और आंसर के भी 360 डिग्री एंगल घूम लेते हो। इससे आपको अंदाजा लग जाता है अगली बार अगर क्वेश्चन आया आसपास से तो क्या आ सकता है। ठीक है, वैसे मिडाइवल में जैसे आईने अकबरी है, आपको पता है अबुल फजल ने लिखी है। तो अबुल फजल ने क्या और भी कुछ लिखा था, ये अबुल फजल के अलावा और भी कोई लेखक थे जिन्होंने कुछ लिखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से बाबरनामा किसने लिखी, तबकात नासिरी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेटमेंट्स। तो यहाँ से स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कारण और उसके पीछे एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, एक में होता है असर्शन, ठीक है, और फिर रीजनिंग। तो इसमें हमारे होता है कारण और उसका कारक क्या है। आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और ठीक है, दो स्टेटमेंट्स होते हैं एक्चुअली। आपको ये पहचानना होता है कि क्या एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के साथ जुड़ी हुई है, या फिर ऐसा है कि एक स्टेटमेंट का दूसरी स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो आपको पहचानना होता है क्या दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, क्या दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते, क्या दोनों गलत है, क्या एक गलत है। ऐसे करके 4 ऑप्शंस होते हैं आपको, और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 नंबर का मतलब यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। ये है कई सालों का ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, कि इतने इतने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। अब आते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा जो फैक्चुअल बेस्ड होता है, दूसरा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ठीक है, अब देखो फैक्चुअल में क्या होता है, एक सिंपल सा आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें ही कुछ फैक्ट्स होते हैं और क्वेश्चन दिए जाते हैं बाद में। उन्हीं फैक्ट्स में से आपको कुछ क्वेश्चन चुन करके उनके राइट आंसर देने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक्चुअली जो पैराग्राफ दिया जाता है उसके अंदर आपके आंसर नहीं होते हैं,
उसके आसपास आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आपके आंसर देने आपको पड़ते हैं। एग्जैक्ट आंसर उसमें नहीं होता, ठीक है, आसपास होता है। जैसे मान लो गांधी जी के बारे में कुछ बताया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वो पूछ लेंगे कि आपको समझ में आ गया कि गांधी जी के बारे में, ओके दैट्स वेरी गुड। ना अब बताओ गांधी जी को कौन से स्टेशन से अपमानित करके ट्रेन से निकाल दिया गया था, वो इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन टॉपिक गांधी का है तो गांधी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये वाला ऐसे ही होता है और दोनों 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है खैर, क्योंकि ये वाला ट्रेंड एनालिसिस गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये 2 ही पूछे जाते हैं, ठीक है, और दोनों 5-5 नंबर के होते हैं, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर की वेटेज यहाँ से आती है। ये वाला तो मैं मानती हूँ कि फ्री का है, क्योंकि इसमें सारे आंसर लगभग आपके पैराग्राफ में ही होते हैं। और रही बात इसमें, और अगर आपने रट के नहीं पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है, तो डेफिनेटली ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर नहीं आता कॉम्प्रिहेंशन। जैसे अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें रैंडमली कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे पेपर 1 में कुछ भी आ सकता है कॉम्प्रिहेंशन, बट यहाँ अच्छी बात यह है कि हिस्ट्री से ही आएगा, आपके सब्जेक्ट से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो मैं मानती हूँ कि इसमें अगर आप 5 में से 4 भी कर लेते हो दैट्स वेरी वेरी गुड, और इसमें अगर आप 5 में से 3 भी करने की क्षमता रखते हो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। नेट के लिए मार्क्स ठीक है, बट जेआरएफ करना है तो यहाँ 5 में से 5 टारगेट होना चाहिए, और यहाँ एटलीस्ट 5 में से 4 का टारगेट होना चाहिए। खैर आगे आते हैं हम। अब देखिए पदाधिकारी यानी प्रशासनिक पद, इनको हम बोल सकते हैं पोस्ट, कि कौन कौन से पोस्ट पर कौन व्यक्ति थे। इसमें खास करके हमारे लिए 4 एम्पायर्स इंपॉर्टेंट है। पहला है मौर्य, दूसरा है मुगल, तीसरा है मराठा और फिर है विजयनगर, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ लोग हो सकता है ये वीडियो बहुत अंत समय में देख रहे हो, हालांकि मैं इसको रिकॉर्ड तो कर रही हूँ फर्स्ट हाफ मई में, तो अगर आप लोग अभी देख रहे हो तो आपके पास समय है, आप और भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के सारे पदाधिकारियों के और उनके पदों के नाम याद कर लेना। और दूसरे हैं यहाँ पर, इनके अलावा अगर आपके पास समय कम है तो सिर्फ ये 4 कर लेना, बट करना ज़रूर। इन 4 को नहीं छोड़ना है, ये रिस्क आपको कतई नहीं लेना है, भारी पड़ेगा। देखो 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, जिनमें से मुगल, मौर्य और मराठा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मौर्य से तो मुझे लगता है हर बार एटलीस्ट एक पूछा जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है। ऐसे 8-10 पदाधिकारी हैं एक समय में, इनको याद कर लिया आपने, सो आपका काम हो गया। तो आगे आते हैं, ठीक है। आप देखें की टर्म्स क्या होते हैं। की टर्म्स होती है शब्दावलियाँ, इंपॉर्टेंट शब्दावली। जैसे मुगल साम्राज्य में कुछ शब्द चलते थे जो अब नहीं चलते, ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, उस शब्द का क्या अर्थ है, ऐसे करके। जैसे अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मरकज़ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो मरकज़ एक धार्मिक स्थान होता है जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। ऐसे एक बार क्वेश्चन आया था कि ज़ियारत क्या होता है, एक बार क्वेश्चन आया था सिलसिला क्या होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि पांडुलिपियों के बारे में पूछा गया, ब्रह्मदेव क्या होता है, अग्रहार क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारे की टर्म्स होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसको कैसे कर सकते हैं आप लोग। इसको करने के लिए स्पेशली कोई बहुत एक बुक पढ़ने बैठोगे सब छांटते रह जाओगे, तो बेस्ट तरीका ये है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स सर्कल में कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास एक बुक होगी आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है, और उस बुक का नाम है नितिन सिंघानिया, उनके लेखक हैं, इन्हीं के नाम से बुक फेमस है। इस बुक को नहीं खरीदना आपको, क्योंकि इस बुक के लास्ट के 10-12 पेजेस में सभी के सभी साम्राज्यों की से जुड़ी हुई उनके की टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज शामिल हैं। उतना कर लोगे आप लोग, ठीक है, आपको वो बुक मिल जाती है, उसके फोटोज फटाफट क्लिक कर लेना और अपने डायरी में, अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं लिख लेना। इतना भी नहीं कर सकते हो तो किसी बुक स्टोर पर जाओ, ठीक है, किसी स्टेशनरी पर जाओ जहाँ ये बुक हो, वहाँ देखो जाके फटाफट से इसकी पिक्चर्स क्लिक कर लो, ठीक है। ये 8-10 पेजेस है और बदले में कुछ 10-20 रुपये का सामान खरीद के चले आना, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, इस तरीके की चीज़ें मैं करती थी, तो डेफिनेटली फ़ायदा होता है। पूरी बुक नहीं खरीदनी है आपको, क्योंकि बुक्स जब आप अननेसेसरी इकट्ठा करते हो आपका बर्डन क्रिएट होता है, ठीक है, एक बोझ, मानसिक बोझ होता है जो आपको फील नहीं हो रहा होता, मतलब दिख नहीं रहा होता, बट फील कर सकते हो कि ये भी है, वो भी है, ये भी पढ़ना है। तो मत करो, 10-12 पेजेस के लिए पूरी बुक मत खरीदो, काफ़ी मोटी बुक होती है, कई 100 पेजेस की, तो इग्नोर करो इसे, ठीक है। तो इसमें इस तरह के टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे कि रिवेन्यू से रिलेटेड, हाँ रिवेन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड सभी की टर्म्स याद कर लेने हैं, सभी साम्राज्यों के, ठीक है। और रिलीजियस टर्म्स याद कर लेने हैं, जैसे कि अशोका के समय में कौन कौन से शब्द का क्या अर्थ था, मौर्य के समय में क्या था। वैदिक पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वैदिक मेंशन नहीं है बट लिख लेना, ठीक है। वैदिक समय में इसका अर्थ क्या था, उसका अर्थ क्या था, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटिकल में आते हैं, जैसे कि सामंत किसे कहते थे। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसमें आपको पूछा जाता है फर्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट, यानी सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई, सबसे बाद में कौन सी चीज़ हुई, ठीक है, सबसे अधिक समय तक किसका शासन चला, सबसे कम उम्र में कौन सुल्तान बना, सबसे पहले कौन परास्त हुआ, ठीक है। तो जहाँ पर भी सबसे 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 वाली स्टेटमेंट आती है वो सारी की सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे कि यहाँ पर बताया फर्स्ट लास्ट गवर्नर, ठीक है, फर्स्ट वाइस राय, लास्ट वाइस राय, फर्स्ट प्रेसिडेंट्स, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो कहीं का भी हो सकता है, फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट, ठीक है। और फर्स्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट, फर्स्ट नॉन मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट हिंदू, ठीक है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट आउट ऑफ फर्स्ट नॉन इंडियन, इस तरीके से ऐसे करके स्टेटमेंट्स यहाँ से होती हैं। और यहाँ से एम्पायर्स में जैसे कि मैंने बताया था अभी कि सबसे अधिक चलने वाला एम्पायर कौन सा था, आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे सकते हैं 2-4। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि हाँ, जैसे दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी डायनेस्टीज़ रही थी, तो उन डायनेस्टीज़ में सबसे अधिक समय तक कौन सी चली थी, सबसे कम समय तक कौन सी चली थी, और उनमें से भी जैसे मान लो सबसे कम समय तक चली थी खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी में से भी सबसे अधिक शासन किसने किया, सबसे कम किसने किया, सबसे अधिक चली है तुगलक, तो तुगलक में सबसे ज़्यादा किसने किया और सबसे कम किसने किया। तो ये सब आपको खुद छांटने पड़ेंगे, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना कि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कभी क्वेश्चन मिस नहीं हुए। देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आ रहे हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। छोटी सी चीज़ें हैं और अगर आपको माइंड में रहती हैं तो हर बार आप इसको कर पाओगे। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक व्यवस्था। एक्चुअली प्रशासनिक पद इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मौर्य, मुगल और ब्रिटिश, ठीक है, इसके अलावा विजयनगर, इन चारों को ज़्यादा स्ट्रिक्टली करना है आपको। बाकियों को थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं आप, बट इनको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है। मौर्य से तो मैंने कितनी बार, कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन देखा है, ठीक है, और मुगल से भी पूछा जाता है ठीक ठाक। तो ये देखिए 4 से 5 क्वेश्चन तक का यहाँ पे ट्रेंड रहा है पूछे जाने का, ठीक है, सिर्फ पदाधिकारी। तो 4 से 5 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा होता था कई बार, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं ऐसे ऐसे। अब जैसे मैचिंग वाला है, मैचिंग में 4 दे दिए ऑप्शन, ठीक है, चारों ही आपको मिलाने हैं, किससे, एडमिनिस्ट्रेटिव पदों से, तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से इतने पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मॉन्यूमेंट्स। कौन कौन से मॉन्यूमेंट किसने बनाए, कब बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली नहीं लेना। मुगलों के बाग पर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कुछ मस्जिदों पर, कुछ मंदिरों पर हर बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इनकी भी एक, जैसे कि आप लोगों ने डायनेस्टीज की लिस्ट बनानी है ना, तो डायनेस्टीज के साथ साथ उन डायनेस्टीज से बने जुड़े हुए जो आर्किटेक्चर है उनकी भी लिस्ट बना लेनी है आपको, ओके, ये काम करना है। तो जैसे कि मॉन्यूमेंट्स में सांची के, अजंता के, एलोरा के, सारनाथ के, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन गुफाओं में पूछा जाता है कि इन गुफाओं में कौन कौन से चित्र मिले हैं, स्पेशली अजंता और एलोरा में गुफा संख्या इसमें क्या मिला है, गुफा संख्या उसमें क्या मिला है। इतनी गुफाएं बुद्ध धर्म से संबंधित है, इतनी जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, इतनी हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जो अलवार से संबंधित है, नैनार से संबंधित है, ये सारी की सारी चीज़ें मॉन्यूमेंट्स में आ जाती हैं। इसके अलावा नागर, द्रविड़ और वेसर आर्किटेक्चर हैं मंदिरों के। नागर नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं और द्रविड़ जो है साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, और वेसर जो होते हैं दोनों का मिला जुला रूप है, लगभग मध्य भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा मुगल्स में जैसे ताजमहल में कौन कौन सी नक्काशियाँ लगी हैं, कौन कौन से पत्थर लगे हैं, किन किन लोगों का उसमें हाथ रहा है, कितना योगदान रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। रेड फोर्ट के बारे में भी ऐसे ही, फतेहपुर सीकरी, और हाँ ये भी खास तौर पर स्पेशली मुगल्स में, ठीक है, मुगल्स में ही काफ़ी नहीं, मतलब मुगल्स में ज़्यादातर आता है क्वेश्चन, यहाँ से बाहर से भी आ सकता है। कौन से उपलक्ष्य में कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया गया, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा जो था वो गुजरात को जीतने की खुशी में अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। वैसे पूछ सकते हैं ये चीज़ क्यों बनवाई, वो चीज़ क्यों बनवाई, कब बनवाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाई ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनवाई ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों बनवाई वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। अब देखिए सोर्सेज मतलब कि ये जानकारी हमें कहाँ से मिली, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस में अशोका का नाम ये मिला है, कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोका की रानी का नाम मिला है, ठीक है, कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोका के बेटे का नाम मिला है। प्रयाग प्रशस्ति में हमें किन किन राजाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा खारवेल के अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ पर भी सोर्सेज की बात आती है तो चाहे उसमें सिक्के हों, चाहे उसमें अभिलेख हों, चाहे उसमें पांडुलिपियाँ हों, और चाहे उसमें बुक्स हों, ठीक है। बुक्स भी 2 तरीके की होती थी, एक तो होती थी लिटरेरी सोर्सेज, एक होते थे रिलीजियस सोर्सेज, ठीक है। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉइन्स भी हो सकते हैं कि कौन कौन से समय में कौन से कॉइन्स थे, ध्यान देना। मुगल्स के समय में कौन से कॉइन थे, मौर्यों के समय में किस तरह के कॉइन थे, इनकी भी हिस्ट्री अच्छी खासी है, याद रखना है, ठीक है। तो ये भी देखना है हमें। और लिटरेरी, इंडिजीनियस, कौटिल्य, बाणभट्ट, ठीक है। तो इसमें इंडिजीनियस का मतलब यहाँ पर होता है एक के द्वारा, ठीक है। तो यानी एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए सोर्सेज। तो इनमें से कौटिल्य ने कौन सा लिखा था, अर्थशास्त्र, बाणभट्ट ने क्या लिखा था, हर्षचरित्र। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम आगे कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो।
आगे देखिए बैटल्स, कौन कौन से युद्ध कब कब हुए, युद्धों पर क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे जाते हैं। पानीपत के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन से कारण थे, कौन कौन जीता, क्या परिणाम रहा, और कौन कौन इतिहासकारों ने उस पर क्या क्या टिप्पणियां दी, बड़ी इंपॉर्टेंट है टिप्पणी, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट्स। उसके बाद में प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, कौन कौन शामिल था, कौन जीता, कौन हारा, किसने कितना हर्जाना दिया। उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई। बैटल जहां पर आएगी ना, बैटल के साथ साथ ट्रीटी भी याद कर लेनी है, यानी संधि। हर बैटल के बाद लगभग कोई ना कोई संधि होती थी। उस संधि में क्या कहा गया था, अक्सर बैटल से ज़्यादा कभी कभी संधियाँ पूछ ली जाती हैं, तो संधि नहीं भूलनी है। ठीक है, तालीकोटा के बैटल में कौन कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था, क्यों शामिल हुए, कौन लीड कर रहा था, किस साइड से लीड कर रहा था, कौन हारा, कौन जीता, और परिणाम क्या हुआ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रीटीज, ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद रिवोल्ट्स, ये होते हैं विद्रोह। अब विद्रोह कब कब हुए, मुगल्स के समय में भी विद्रोह हो रहे थे, ठीक है, औरंगजेब के समय में तो बहुत सारे विद्रोह हुए। कौन कौन से विद्रोह को कौन कौन लीड कर रहा था, जैसे सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह, जाट विद्रोह, अहोम विद्रोह, मराठा विद्रोह, सभी पता होने चाहिए हमें। उनके बाद में जब ब्रिटिश पीरियड आया, किसानों के विद्रोह हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, सैनिकों के विद्रोह हो रहे हैं, आदिवासियों के विद्रोह हो रहे हैं, महिलाओं के विद्रोह हो रहे हैं। जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था,